हाँ भाई, क्या है, फाइनेंस एक्ट की बात कर रहे थे हम लोग। इसके पहले हमने सारा सब कुछ क्या बात कर लिया था भाई, अपना द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के बारे में बात किया था, जो कि एप्लीकेबल होता है 1 अप्रैल 1962 से। सेक्शन है 296, शेड्यूल है कितने, 14। और इसमें प्रोविजन जो भी है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, वो किसके लिए है, ये टैक्सेबल इनकम को डिटरमाइन करने के लिए होते हैं, और टैक्स लायबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए ये सारे प्रोविजंस पढ़े जाते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब बात करेंगे फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट में क्या होता है आपका, सिंपल बात है भाई। फाइनेंस एक्ट जो होते हैं हर साल ये बनाया जाता है। हर साल एनुअल अमेंडमेंट्स आते हैं। इस फाइनेंस एक्ट में क्या आता है, एनुअल अमेंडमेंट्स आते हैं। एनुअल अमेंडमेंट्स, एनुअल अमेंडमेंट्स आता है। एनुअल अमेंडमेंट्स का मतलब क्या है भाई, हमने बताया था कि चेंजेस आते रहते हैं। क्या आता रहता है, चेंजेस आते रहते हैं भाई। जो भी चेंजेस आएगा इनकम टैक्स के अंदर, वो फाइनेंस एक्ट में, जो आप बजट वगैरह पेश करते देखते हो कि भाई इस बार हम आपको कितनी इनकम को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। आपको पता ही है भाई, जो भी प्रोविजंस नए आए हैं, ओल्ड प्रोविजंस में कुछ और था, न्यू प्रोविजंस में कुछ और हो गया है। इसकी बात हम डिटेल्स में आगे करेंगे, ठीक है ना। अब बस यहाँ जो कंसेप्ट है वो सीख ले रहे हैं भाई। कंसेप्ट भी कुछ नहीं है, बस केवल से फाइनेंस एक्ट के बारे में हमने बता दिया कि भाई ये फाइनेंस एक्ट हर एक साल क्या होता है, बनता है। जो कि बिल ड्रॉ किया जाता है, बिल को जब बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट में पास करा दिया जाता है, तो उसके बाद ये क्या बन जाता है, अपना भाई असेंट मिलने के बाद प्रेसिडेंट के एक्ट बन जाता है। तो इसे बोलते हैं फाइनेंस एक्ट। ओके, वेरी सिंपल। अब हम बात करेंगे, डिफिनीशन लिख लो। व्हेन द फाइनेंस बिल इज अप्रूव्ड, व्हेन द फाइनेंस बिल इज अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, both the parliament, and receive the assent of the president, and receives the assent of the parliament। असेंट पार्लियामेंट से नहीं, पार्लियामेंट से अप्रूव्ड होगा। असेंट मिलेगा आपका प्रेसिडेंट से, प्रेसिडेंट से, प्रेसिडेंट। तो ये क्या बन जाएगा, द फाइनेंस बिल, क्या ये इट बिकम्स द फाइनेंस एक्ट, इट बिकम्स फाइनेंस एक्ट, इट बिकम्स फाइनेंस एक्ट। वेरी सिंपल, समझ में आ गया होगा। ये क्या है, फाइनेंस एक्ट है। तो इसमें क्या होता है, एनुअल अमेंडमेंट्स आते हैं, हर एक साल आता है। आपको बजट के बारे में पता होगा, तो उसी को बोलते हैं। अब हम आगे बात करेंगे अपना, क्या है, इनकम टैक्स रूल 1962। भाई ये इनकम टैक्स एक्ट होता है, रूल्स होता है, जिसमें आपका क्या होता है, इनकम टैक्स एक्ट सीबीडीटी, बोर्ड इज इक्वल टू सीबीडीटी, इनकम टैक्स रूल, इनकम टैक्स रूल, इनकम टैक्स रूल 1962, 1962। ओके, समझ में आ गया ये, इनकम टैक्स रूल 1962। हम्म, एज पर सेक्शन 295, द बोर्ड में सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट,
make rules for the whole or any part of India for carrying out the purposes of the act. Such rules are made applicable by notification in the Gazette of India. These rules were first made in 1962 and are known as Income Tax Rule 1962. देखो भाई, क्या होता है, कोई भी रूल्स अगर आता है तो क्या किया जाता है, वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई किया जाता है, सिंपल बात है। बोर्ड की बात कर रहा है, बोर्ड का मतलब क्या होता है, सीबीडीटी, वेरी सिंपल भाई। हमारा क्या होता है, इनकम टैक्स किसके अंडर आता है, सीबीडीटी, सीबीडीटी के अंदर आता है। तो अब एज पर सेक्शन 295 द बोर्ड में सब्जेक्ट टू कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट मेक रूल फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर कैरिंग आउट द पर्पजेस ऑफ द एक्ट। ठीक है ना, होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया। सच रूल्स आर मेड अप्लीकेबल बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। ये रूल कब अप्लीकेबल होता है, जब ऑफिशियल गैजेट के अंदर इससे क्या किया जाता है, नोटिफाई किया जाता है। तो अब इसकी बात करेंगे। एज पर एज पर सेक्शन 296, इन नोट्स बना लो। एज पर सेक्शन 296, एज पर सेक्शन 296 द बोर्ड में, बोर्ड क्या करता है, द बोर्ड में, ये एज पर सेक्शन, एज पर सेक्शन, हम्म, तो ये रूल्स में अगर किसी भी प्रकार का अमेंडमेंट आएगा, अमेंडमेंट, तो वो कब अप्लीकेबल होगा, जब ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन दी जाती है, नोटिफाई किया जाएगा ऑफिशियल गैजेट के अंदर। तो एज पर सेक्शन 296 भाई, सेक्शन 296 के अकॉर्डिंग जब क्या होगा, किसी भी प्रकार का अमेंडमेंट आता है तो इसे ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई किया जाता है, तब ये अप्लीकेबल होता है। सच रूल आर मेड अप्लीकेबल नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, देयर रूल मस्ट बी मेड इन 1962 आर नोन एज इनकम टैक्स रूल 1962। तो इसे कौन सा रूल बोलते हैं भाई, सिंपल भाई, अपना एक्ट क्या था, 1961 था, और इसे क्या बोलते हैं, दीज रूल्स, जो भी अमेंडमेंट आते हैं वो नोटिफाई करके ये अप्लीकेबल हो जाते हैं। सच रूल्स, सच रूल्स आर मेड अप्लीकेबल बाय नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, इन द ऑफिशियल गैजेट, ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया। तो ये आपका क्या बन जाएगा भाई, रूल बन जाएगा। रूल कैसे बनेगा, देखो, सच रूल्स, दीज रूल्स वर फर्स्ट मेड इन 1962, दीज रूल्स वर फर्स्ट मेड in 1962 and are known as income tax rule, are known as income tax 1962। ओके, ये था आपके रूल की बात है। देखो भाई, कुछ नहीं है इसमें, सिंपल है, अगर कोई भी आपका अमेंडमेंट आता है
वो अमेंडमेंट को सबसे पहले क्या किया जाता है, सीबीडीटी नोटिफाई करती है ऑफिशियल गैजेट में, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई कर दिया जाता है। जैसे ही नोटिफिकेशन के द्वारा ऑफिशियल गैजेट में निकाला जाता है, ये क्या बन जाता है, दीज रूल्स वर फर्स्ट मेड इन 1962 एंड आर नोन एज इनकम टैक्स रूल 1962, ये बन जाएगा। ओके। अब हम सर्कुलर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, सर्कुलर की बात करेंगे। वेरी सिंपल है भाई, ये सर्कुलर किसके लिए इश्यू किया जाता है, सबसे पहले ये समझो। सर्कुलर इशू किया जाता है इंटरनल ऑफिसर्स के लिए, नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर्स ऑफिसर के लिए इशू किया जाता है। भाई फोर्थ पॉइंट में डालो, सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन, सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन में सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा सर्कुलर क्या होता है। सर्कुलर्स, circulars are issued by the CBDT, CBDT from time to deal with certain specific problems and clarify doubts। क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, किसी पार्टिकुलर प्रोविजंस में, किसी पार्टिकुलर सेक्शंस में क्या हो जाता है, डाउट्स आ जाते हैं भाई आपस में, कोई भी जैसे कि ऑफिसर है, उस प्रोविजन को इंटरप्रेट करने में क्या है भाई, पजल हो जाते हैं, इंटरप्रिटेशन सही तरीके से नहीं निकाल पाते हैं। तो सर्कुलर के द्वारा उस इंटरप्रिटेशन को बताया जाता है। भाई सर्कुलर आर इशूड बाय सीबीडीटी फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है ना, सीबीडीटी फ्रॉम टाइम टू टाइम, फ्रॉम टाइम टू टाइम टू डील विद सर्टेन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स एंड क्लैरिफाई, एंड टू क्लैरिफाई डाउट्स रिगार्डिंग द स्कोप एंड मीनिंग ऑफ सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। किसके रिगार्डिंग, रिगार्डिंग द स्कोप एंड मीनिंग of certain provisions of the act। सर्कुलर्स आर इशूड फॉर द गाइडेंस ऑफ द ऑफिसर, देखो वही बात, मेन बात जो हमने समझाया था, इन्होंने बता दिया, क्या क्या बोल रहे हैं, सर्कुलर्स, सर्कुलर्स आर इशूड फॉर द गाइडेंस, किसके गाइडेंस के लिए, गाइडेंस ऑफ द ऑफिसर्स और असेसी, असेसी के गाइडेंस के लिए भी होता है, असीसीज। ओके, समझ में आ गया भाई, कुछ नहीं है, सिंपल बात है। ये जो सर्कुलर होता है, नोटिफिकेशन, सर्कुलर किसके लिए इशू किया जाता है, circulars are issued by the CBDT from time to deal with the certain specific problems and clarify doubts regarding the scope and meaning of certain provisions of this act। इट मीन्स कहने का कि किसी भी प्रकार से अगर मान लो कोई प्रोविजन है जिसमें क्या है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है, उसका इंटरप्रिटेशन नहीं निकाल पा रहे हैं, कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी मीनिंग एक्चुअल में क्या होगी, तो इसे क्या किया जाता है, भाई सर्कुलर के द्वारा इशू करके गाइडेंस निकाले जाते हैं, उसमें ऑफिसर भी उस गाइडेंस को पढ़ते हैं। और असेसी, असेसी का भी एक डिफिनीशन अभी हम आगे बताएंगे, असेसी का मतलब क्या होता है समझ लो, अभी भी यहीं पे समझा दे रहा है, आगे आएगा तो भी समझाएंगे। असेसी का सिंपल मतलब होता है कि आप क्या है, कोई भी पर्सन यदि लाइबल है टैक्स पेमेंट के लिए, टैक्स पेमेंट के लिए लाइबल है, टैक्स पेनल्टी, इट मीन पेनल्टी हो या टैक्स लाइबिलिटी है या फिर रजिस्टर्ड है भाई, तो वो असेसी बन जाएगा।
ठीक है ना। ऑफिसर तो पता है भाई, इनकम टैक्स ऑफिसर जो भी है, सीबीडीटी के अंदर जो भी अफसर होते हैं, वो ऑफिसर, इन सबको यदि किसी भी इनकम टैक्स के प्रोविजंस में प्रॉब्लम्स आती है भाई, इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाते हैं, उसकी मीनिंग नहीं समझ में आ रही है, पजल हो जा रहे हैं आपस में, तो वो क्या करते हैं भाई, उसको समझाने के लिए भाई क्या इशू किया जाता है, अपना सर्कुलर इशू किया जाता है। सिंपल बात है। ठीक है, आगे देखेंगे आगे क्या है। The department is bound by the circular. While such circulars are not binding on the assessees, they can take advantage of beneficial circular. मतलब कि ये असेसी इसके लिए नहीं होता, ये डिपार्टमेंट इज बाउंडेड बाय द सर्कुलर। सारे के सारे डिपार्टमेंट क्या होते हैं, इसके लिए बाउंड होते हैं, असेसी बाउंड नहीं होता है। ठीक है ना। हमने अभी बताया था सिंपल कि भाई इसमें क्या होता है, ऑफिसर के लिए इशू किया जाता है, पहले ही सर्कुलर का नाम लेते ही हमने बता दिया था। तो आगे अब हम बात करेंगे नोटिफिकेशन, किसकी बात करेंगे, नोटिफिकेशन की बात करेंगे। नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन। ठीक, अब हम नोटिफिकेशन की बात करेंगे। ये नोटिफिकेशन क्या होता है समझो। नोटिफिकेशन भी सेंट्रल, देखो, अभी सर्कुलर किसके किसके द्वारा इशू की जाती थी, सीबीडी2 के द्वारा। भाई एमसीक्यू में भी पूछ सकता है, सर्कुलर किसके द्वारा इशू किया जाता है, तो सीबीडीटी के द्वारा इशू किया जाता है। ये देखो हमने यहाँ पे दिखाया भी था, सर्कुलर इशू किया जाता है सीबीडीटी के द्वारा। ये सर्कुलर इशूड बाय सीबीडीटी। बट अब क्या है यहाँ पे, हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, अपना नोटिफिकेशन। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन आर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। द सीबीडीटी आल्सो empowered टू मेक एंड अमेंड रूल्स। क्या कह रहा है भाई, इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। उसके बाद सीबीडीटी आल्सो इज empowered टू मेक एंड अमेंड रूल्स। क्या कह रहा है, द सीबीडीटी इज आल्सो empowered टू मेक एंड अमेंड रूल्स फॉर द पर्पजेस ऑफ द एक्ट बाय द बाय बाय इशू बाय इशू ऑफ नोटिफिकेशन। ये मेक एंड अमेंड रूल फॉर द पर्पजेस ऑफ द एक्ट बाय इशू ऑफ नोटिफिकेशन। सिंपल। जुडिशियल डिसीजंस की अब बात करेंगे भाई, ये बस थ्योरी थोड़ा सा है, खत्म हो जाएगा, फिर हम प्रैक्टिकल में आ जाएंगे। सिंपल बात है भाई, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जानना जरूरी है। जुडिशियल डिसीजंस क्या होता है, जुडिशियल डिसीजन समझो क्या होता है।
देखो, अब जुडिशियल डिसीजन का मतलब क्या होता है कि अपना, कभी कभी क्या होता है, कोई केस होता है, मान लो कि आप पे कोई नोटिफिकेशन आया है इनकम टैक्स से रिलेटेड, नोटिफिकेशन आया है, आपने बहुत अच्छे से, भाई आपने क्या किया, आपका क्या है, इनकम टैक्स का रिटर्न वगैरह भरना है, भाई अपना आपका बिजनेस वगैरह अच्छा खासा चल रहा है। अब आप क्या कर रही हो, कोई भी सीए है जिसके पास से आप इनकम टैक्स रिटर्न भरवा रही हो, सारा सब कुछ ठीक ठाक भर दिया उसने, भाई सीए काम है भाई अच्छे से सब कुछ भरना, भाई वो अपने अकॉर्डिंग सारा सब कुछ भरेगा ही है। अब क्या हुआ भाई, इनकम टैक्स की नोटिस आपके यहाँ आ रही है बार बार कि भाई नहीं ऐसे नहीं, आपने गलत इनकम टैक्स भरा है। तो अब क्या होगा, आपका जो भी क्या है सीए है जिससे आप इनकम टैक्स भराते हैं, वो सीए क्या करेगा, आपका केस लड़ेगा। केस किस पर्पज से लड़ेगा भाई, भाई सीए भरा है, भाई कोई सीए अपनी गलती नहीं मानेगा, सिंपल बात है भाई, इतना पढ़ लिख के बनता है, तो भाई अगर हम किसी का काम करेंगे तो भाई अच्छे से करेंगे, हमने कहीं वो पढ़ा होगा, इसीलिए उस तरीके से हमने भरा। बट अब समझो बात को, लेकिन क्या हुआ, नोटिफिकेशन आ गई, अब क्लाइंट तो गुस्सा आएगा भाई कि हम सीए किस लिए हायर करते हैं, सीए हायर करते हैं कि हमारी बड़ा टैक्स अच्छे टाइम से भर जाए और टैक्स का अच्छे से कैलकुलेशन हो जाए, टैक्स लायबिलिटी अच्छे से कैलकुलेट करके हमको दो और बताओ कितना टैक्स भरना है तो टैक्स भरो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इसमें गलती आ जाती है सीए की, भाई सीए आपने सही से नहीं भरा, सही कंसल्टेंसी नहीं प्रोवाइड की, तो सीए अपनी गलती तो स्वीकार नहीं करेगा, वो बोलेगा नहीं आपको नहीं पता भाई हमने किस पर्पज से इस केस को भरा है, इट मीन्स कि इस इनकम टैक्स को भरा है, कि एक केस स्टडी थी जो कि पहले, सपोज कि उन्होंने लड़ा, अब क्या केस लड़ा, केस कोर्ट में गया, कोर्ट में जाके सीए लड़ा कि भाई हमने ऐसे ऐसे भरा है। अब वो सीए जो केस लड़ा है और वो जीत गया, केस भाई जीत जाएगा। अब केस जीतने पे भाई वो केस अब उस वो नामी केस बन जाएगा, सिंपल बात है भाई। देखो, कोर्ट, गवर्नमेंट से लड़ना बड़ी बात है, सिंपल बात है भाई, गवर्नमेंट कह रही है कुछ, आप भाई बोल रहे हैं कि नहीं हम सही हैं परफेक्ट हैं, तो सिंपल अब क्या होगा, कोर्ट में जाएगा ये केस। अब कोर्ट में गया तो आप क्या भाई, सीए कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में भाई ऑफिसर के बीच क्या होगी, तो केस लड़ा जाएगा। अब केस वो कौन लड़ेगा, सीए लड़ेगा, सिंपल बात भाई। अब वो जब केस लड़ेगा तो सीए मान लो केस जीत गया, सीए क्या मान लो केस जीत गया, तो वो जो केस जीता है, अब मान लो जीत गया, कुछ दिन बाद ये घटना किसी और के साथ, भाई वैसे ही उसी अकॉर्डिंग से उसने भी इनकम टैक्स भरा, मान लो एक पर्सन कोई था, ये तो घटना जिसकी थी, मान लो ये तुम्हारी घटना थी, तुम्हारा जो सीए था सारा सब कुछ अच्छे से केस को जीत गया, केस जीत गया बढ़िया अच्छे से, क्लियर हो गया मामला। अब क्या हुआ, एक ऐसे कोई और पर्सन है जिसके साथ उसका क्लाइंट था, उसका बढ़िया भर दिया उसने क्या, इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह, नोटिस फिर आ रही है। तो अब ये क्या लेगा, एडवांटेज लेगा, क्या लेगा, एडवांटेज लेगा। किसका एडवांटेज लेगा, बोलेगा कि भाई एक केस ला है, जो ये पिछले केस, ये अभी ये केस जो जीते थे, इस केस का एडवांटेज ले लेंगे। अब लोग क्या करेंगे, ये फेमस केस ला बन जाएगा, बोलेंगे कि भाई ये केस लॉ के अकॉर्डिंग ये ऐसे कोर्ट ने अप्रूव्ड किया था कि नहीं भाई ये ही है, सही है, ठीक है ना। तो समझ में आया, तो फिर ये क्या करेंगे अपनी जगह पे, भाई केस ला वहां पे लगा देंगे, बोलेंगे कि भाई नहीं ये केस ला के अकॉर्डिंग इतनी इनकम एग्जम्प्ट है। सिंपल, मान लो आपके पास क्या है भाई, 100 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी है, अब 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसको बेचोगे, बेचने के बाद आप क्या करोगे, डायरेक्ट भाई ऐसे थोड़ी दिखा दोगे कि भाई अपने अकाउंट में जमा कर दोगे, तो सारा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा सारा सब कुछ। भाई अब क्या करो इसे, इसके अलग अलग तरीके होते हैं, क्या करो इस पैसे को, 100 करोड़ रुपए को, इस 100 करोड़ रुपए को आप, एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का अकाउंट होता है, अगर आपने क्या किया अपनी लैंड बेच करके आप कोई घर लेते हैं, घर परचेज करते हैं, तो वो सारा पैसा क्या होगा, एग्जम्प्ट रहता है, एग्जम्प्ट रहता है। लेकिन आप इतनी जल्दी घर ढूंढ नहीं पाएंगे, तो कुछ समय लगेगा, तब तक अकाउंट में डालेंगे तो भाई गवर्नमेंट आपको क्या करेगी, टैक्स ले लेगी उस पे। तो अब इसके लिए क्या बनाया गया है, एक
अकाउंट बनाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से, भाई उस अकाउंट में यदि आप पैसा जमा कर देते हो तो आप पे टैक्स नहीं लगेगा। कुछ समय का टाइम मिलता है, अगर आप उस समय तक पैसे को यूज करके घर ले लेते हैं तो आपके इस पूरे 100 करोड़ में टैक्स नहीं लगेगा, अदरवाइज टैक्स लग जाएगा। बात को समझो। तो इस तरह से ये केसला लगा करके भाई बहुत सारे केसेस को जीते जाते हैं। अब उसका बार बार वो केस कोर्ट में नहीं जाते, अब भाई वो उस केस का यूज किया जाता है, सिंपल। गवर्नमेंट से नोटिस आई तो बस ये इस केस को लगा करके भाई सबमिट कर दो कि हाँ नहीं ये केस ऐसे इस सन में लड़ा गया था और ऐसा है, तो आप इसको समझिए, आप यहाँ पे नहीं समझ रहे हैं तो गवर्नमेंट को समझा करके भाई केस लगा करके सेटिस्फाई कर देगा, बस काम खत्म, नोटिस आना बंद हो जाएगी। बात बस इतनी सी है। तो जुडिशियल डिसीजंस भाई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के केसेस होते हैं जो कि क्या होते हैं, एज अ प्रोविजन अप्लीकेबल होते हैं। क्या अप्लीकेबल होते हैं? एज ए प्रोविजन अप्लीकेबल होते हैं, ये चीज है। ओके। तो डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो पहले पॉइंट में भाई क्या है, जुडिशियल डिसीजन में आपका सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन हो सकता है। किसका हो सकता है भाई? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हो सकता है। ठीक। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या होगा? डिसीजन गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट शैल बी अप्लीकेबल एज लॉ टिल देयर इज एनी चेंज इन लॉ बाय द पार्लियामेंट। सच डिसीजन शैल बी बाइंडिंग ऑल आर द कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स, इनकम टैक्स अथॉरिटीज, असेसी, ईटीसी। ये केस ला क्या करेंगे? सबको बाइंड करेंगे। तो क्या करेंगे? सबको बाइंड करेंगे। उसके बाद हाई कोर्ट का डिसीजन जो आता है, डिसीजन गिवन बाय हाई कोर्ट, उसके बाद आर बाइंडिंग on all assessees and income tax authorities which fall under their क्या है jurisdictions unless it is overruled by higher authority। ओके। तो अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के केस लॉ हो सकते हैं, केस लॉ हो सकते हैं। इसके बाद क्या होगा बी पॉइंट में, आपके हाई कोर्ट का भी हो सकता है, हाई कोर्ट के केसला हो सकते हैं। ये केसला पूरे अप्लीकेबल होते हैं बेटा। आप इस केसला को अप लगा करके वो सारा काम आप कर सकते हो जैसे आप अभी किए थे। मतलब बोला जाए कि क्या है सिंपल बात कि भाई केसला दिखा दो कि भाई ये केसला पहले इतने सन में लड़ा गया था, भाई इस केसला के अकॉर्डिंग हमारा सब कुछ ठीक है, तो आप क्यों नोटिस भेज रहे हो? तो बस सेटिस्फाई कर दो, जब आपको केसला पता रहेगा तो भाई ऑफिसर भी मान जाएगा, भाई काम खत्म हो जाएगा। बार बार आपके पास नोटिस भी नहीं आएगी, आपको डर भी नहीं लगेगा। ओके। अब हम बात करेंगे। अब मेन पॉइंट आता है, ये सारा सब जितना भाई था इनकम टैक्स ला रूल सब हमने पढ़ लिया। कहाँ कहाँ से हमारे पास सोर्स है जिससे हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे तो हमें इनकम टैक्स कैलकुलेशन की क्या पता चल जाएंगे, प्रोविजन पता चल जाएंगे, रूल्स पता चल जाएंगे, ये सारा सब कुछ। अब हम बात करेंगे लेवी ऑफ इनकम टैक्स, कैसे किस तरह से एक पर्सन के इनकम पे टैक्स लगता है, ठीक है ना। लेवी ऑफ इनकम टैक्स, इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ अ पर्सन इज चार्ज टू टैक्स इन इमीडिएटली फॉलोइंग असेसमेंट ईयर। तो कहने का मतलब वही है भाई कि आपका जो प्रीवियस ईयर आप अर्न करेंगे, आने वाले असेसमेंट ईयर को आप में असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करना पड़ेगा, बस कुछ नहीं है। ओके। प्रीवियस ईयर हमने बता रखा है, प्रीवियस ईयर आपको अपने अच्छे से समझा रखा है प्रीवियस ईयर का होता है और असेसमेंट ईयर क्या होता है, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं है। प्रीवियस ईयर हमने बता दिया था भाई, जिस साल हम लोग अर्निंग करते हैं उसे हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं। जिस साल हम क्या करते हैं, इनकम को असेस्ड करके गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, वो हमारा असेसमेंट ईयर होता है। ओके। अब मेन पॉइंट अभी ऊपर कुछ पहले हमने बताया था असेसी के बारे में। असेसी के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं असेसी होता क्या है भाई, डिटेल्स में, क्योंकि असेसी मेन टॉपिक है। ये देखो, ये पॉइंट हमने हाईलाइट किया था। एक वर्ड और है असेसी, जो कि इंपॉर्टेंट है भाई। असेसी को नहीं जानोगे तो फिर क्या भाई, असेसी ही तो टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को। असेसी मीन्स, चलो अब हम लोग पढ़ेंगे असेसी क्या होता है। असेसी, ठीक। अब ये असेसी क्या होता है? असेसी मीन्स, मीन्स है, ये क्या है, मीन्स है।
assessee means a person who by whom any tax or any other sum of money इज पेबल अंडर दिस एक्ट। भाई इस एक्ट के अकॉर्डिंग यदि कोई पर्सन क्या है, टैक्स पेबल है, तो उसे क्या बोलेंगे, असेसी बोलेंगे। भाई जिसके ऊपर इनकम टैक्स अप्लीकेबल होता है, जो गवर्नमेंट की लाइबल होता है गवर्नमेंट को टैक्स पे करना, वो या फिर किसी पे पेनल्टी वगैरह लगती है, तो वो क्या होता है, एक असेसी कहलाता है। सिंपल बात है। ओके। अ पर्सन बाय whom एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी, a person by whom any tax or any sum of money is payable under this act, तो उसे बोलते हैं क्या, असेसी। ओके बेटा, समझ में आ गया। हाँ सर। ओके।